गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। और आज फिर से एक नया टॉपिक के साथ मैं बीके सिंह आपके सामने में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक जो है आप लोगों के सामने मैंने एक ऐसा ख़ास टॉपिक रखा है जो आप अगर सही तरीके से देखें तो ये टॉपिक वैसे पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन इस टॉपिक के बिना आगे फिजिक्स में मतलब क्वेश्चंस में फंसोगे। इस टॉपिक के बिना आगे कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक ये टॉपिक तुम्हारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, मज़ेदार रहेगा। तो आप इस वीडियो को काफ़ी लास्ट तक देखना और तभी वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। आधा वीडियो देखने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलो तो आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा। उस टॉपिक का नाम क्या होगा? उस टॉपिक का मैं नाम बता रहा हूँ आप लोगों को। वो टॉपिक है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। उस टॉपिक का नाम है बच्चे लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। फिर से देखिए मैंने क्या कहा, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को अगर हम सही मायने में देखें तो इसका एक और नाम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का एक और नाम है। तो अगर आप इसको एक और नाम से नोटिफाई करें तो इसको हम कह सकते हैं, इसका नाम और नाम है, उसका नाम है डेंसिटी ऑफ चार्जेस। डेंसिटी ऑफ चार्जेस। आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये डेंसिटी ऑफ चार्जेस जो है ये वही चीज़ है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वो चार्ज होता है जो किसी भी मटेरियल, किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट के ओवर, इसके ऊपर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो चार्ज बांटा जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या हुआ कि किसी भी बॉडी के ओवर में, किसी की बॉडी के ऊपर में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या कहेंगे कि हम ऐसे कह सकते हैं द बॉडी विच डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज ओवर देयर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वो चार्ज है किसी भी बॉडी का जिसके ऊपर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैलता है, और किस तरीके से फैलता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आगे बताया जाएगा। ठीक, अब बात है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो हम बताने वाले हैं। बंटवारा जो हो रहा है वो दो तरीके का है। आप जरा दो तरह का बंटवारा देखिए। मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है, जिस तरह से ये बॉडी मैंने माना, और एक दूसरा एक बॉडी, ये बॉडी माना। आप ज़रा गौर से देखेंगे, ये है बॉडी नंबर 1 BODY, बॉडी नंबर 1, और ये है बॉडी नंबर दूसरा BODY, बॉडी नंबर दूसरा। आप गौर से देखिए, यानी बॉडी A, बॉडी B, दो बॉडी है आपके पास। इस बॉडी के पास हमने क्या किया अपने मन से इस बॉडी के पास 1 2 3 4 5 चार्ज दे दिया। यहाँ पे 1 2 3 चार्ज दे दिया, यहाँ पे 1 2 दे दिया, और यहाँ पे 1 चार्ज दे दिया। 4 हो गया, 3 दे दो, 1 2 3 चार्ज हो गया, और कहीं पे 1 चार्ज, ऐसे करके दे देता हूँ। आप गौर से देखेंगे इस चार्ज में तो हम यही देख पा रहे हैं इसके पास कितना चार्ज है, 1 2 3 4 5, इसके पास 4 9 9 2 11 11 1 12, और 12 3 15 चार्जेस हैं। गौर से देखिए इस पास कितना चार्ज है। टोटल चार्ज है आपके पास 5 4 9 9 2 11 11 और 1 13 13 और 3 16, गलत जोड़ दिया मैंने। 5 4 9 9 2 11 11 1 13 3 16, 16 चार्ज है। तो 16 चार्ज को इसने कैसे कैसे फैलाया है, किसी के पास 5, किसी के पास 4, किसी के पास 3, किसी के पास 2, किसी के पास 1, ऐसे करके इसने फैला रखा है। तो हम क्या कहने वाले हैं, देखिए 5 4 3 2 इस तरह से फैला हुआ है। अब इस 16 चार्ज को इसमें फैला कर मैं दिखा रहा हूँ। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। अगर आप सही मायने में देखें तो हमने क्या किया है, इस पे 2 2 2 2 2 2 करके सेपरेट करके हमने
क्या किया है, इसको फैला रखा है। समझ में आ रही बात? तो मेरा कहने का मतलब क्या था, मेरा उद्देश्य क्या था, अगर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार्जेस का और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार्जेस का, उस दोनों का फ़र्क देखिए। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है आपका, वो हो रहा है रेगुलर और कंटिन्यू हो रहा है। मतलब रेगुलर तो ये भी हो रहा है, लेकिन ये कंटिन्यू, ये फिक्स है कि अगली बार 2 है तो अगली बार भी 2 ही आ रहा है, अगली बार 2 ही आ रहा है। लेकिन इसमें देखिए तो एक बार 5, तो ये फिक्स नहीं अगला बार 5 ही होगा, ये फिक्स नहीं है। इसमें 5 है तो अगला बार 4, अगला बार 3, अगला बार 2, अगला बार, मतलब ये डिसकंटिन्यू हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो मैंने क्या कहा, ये वाला जो पॉइंट हो गया बच्चे लोग, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका डिसकंटिन्यू तरीके से चल रहा है, और ये वाला जो पॉइंट हुआ ये कंटिन्यू तरीके से चल रहा है। तो इसको साफ साफ शब्दों में कहें कि इसका एक और नाम है, इसका ये जो मैं बताने वाला हूँ, इसका नाम, ये जो चार्ज मैंने बता रखा है, इसका नाम अगर हम बात करें, पहला पॉइंट और इसका नाम दूसरा पॉइंट, तो इसका जो चार्ज का नाम है, इसको हम कह सकते हैं, ये चार्ज जो फैला हुआ है वो सही तरीके से नहीं फैला हुआ है। और इसमें चार्ज हमारा एकदम रेगुलर इंटरवल पे फैला हुआ है, फिक्स्ड अमाउंट में फैला हुआ है, मतलब जितना होना चाहिए उतना ही फैला हुआ है। और इसमें देखिए, इसको नाम हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म। आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हम क्या कह सकते हैं बच्चे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि सर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या कहा गया, क्या कहा जा रहा है? इसमें हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म, इसमें हो रहा है यूनिफॉर्म। क्लियर है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस नॉन यूनिफॉर्म का एक और नाम हम कह सकते हैं जो भी बताने वाला हूं, और यूनिफॉर्म का भी एक और नाम हम कह सकते हैं जो भी बताने वाला हूं। यूनिफॉर्म का एक और नाम है, उस नाम को आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि सर उसका नाम बताइए। तो एग्जैक्टली में इसका नाम जो होता है बच्चे, उसका नाम है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से देखिए, इसका नाम क्या पड़ा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चे हमने क्या देखा कि ये जो पॉइंट है, इसका एक और अल्टरनेट नेम है। यूनिफॉर्म का एक दूसरा नाम क्या बन के तैयार हुआ, कंटिन्यूअस। तो हम इस दोनों में ओरिजिनल नेम जो हम रखेंगे, हम इसका नाम रखेंगे, इसका ओरिजिनल नाम है ये। मतलब हमारा जो पॉइंट हुआ वो यूनिफॉर्म वाला वर्ड नहीं लेकर के हम लोग इस्तेमाल करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड। ठीक उसी तरह नॉन यूनिफॉर्म जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका ओरिजिनल नाम जो हो जाएगा, उसका ओरिजिनल नाम क्या है, डिस्क्रीट, DISCRETE, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देखना है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके पास अगर आप मेनली पूछा जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितने तरीका का हुआ, आप इस पे फोकस करें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितने तरीके का हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितने तरीके का हुआ, तो 2 तरीके का हुआ बच्चा लोग। एक हुआ डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक हो गया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए ये शब्द हो सकता है दिक्कत करे, डिस्क्रीट वर्ड दिक्कत करे, तो इसका अगर आप वर्ड मीनिंग देखोगे तो इसका होता है अलग। इसका मतलब क्या होता है, अलग। मतलब अलग अलग तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जैसा इसमें नाम है वैसा उसका काम है। देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, मतलब अलग अलग तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसलिए नाम पड़ा, इसका क्या नाम पड़ा, डिस्क्रीट चार्ज। ठीक है। और यहाँ जो चार्ज पड़ रहा है उस चार्ज का नाम क्या है, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब फिक्स है, अगर 2 है तो 2 का पहाड़ा ही लेके चलना पड़ेगा। जैसे ये 16 चार्ज है ना, तो 16 चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, 2-2 करके। अगर मान लीजिए 3-3 करके डिस्ट्रीब्यूट करता तो क्या होता, 3 3 6 3 15 तक जाता, 1 तो बच जाता ना, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होता। अगर 4-4 के इंटरवल पे चलते तो 4 चौका 16, फिर ये फिक्स, क्योंकि ये पेयर में हो जाता, जोड़ा में हो जाता, तो ये हो जाता। अगर ये 6 के चलते तो 6 दूना 12, फिर यहाँ पे बच जाता। अगर हम 7 के चलते 7 दूना 14, फिर 2 बच जाता। अगर हम 8 का चलते फिर 8 दूना 16, तो फिर ये हमारा हो जाता कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पेयर में होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए।
इसका मतलब जोड़ा वोड़ा कुछ नहीं होना चाहिए, कैसे भी रेंडमली कुछ भी कर सकते हो, जिसका नाम है अलग अलग तरीके से। और कंटिन्यूअस हमको सब समझ में आया। बात रही कि भाई डिस्क्रीट चार्ज का हम लोग पढ़ाई क्या करेंगे, तो इसका पढ़ाई हम लोग करेंगे, इसका जो एप्लीकेशन होता है आप समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन आपको बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बताता है बच्चे लोग? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फिर से देखिए एक बार, क्या नाम है इसका बच्चे लोग? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? तो बच्चे अभी हमने क्या देखा कि डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ये इसका एप्लीकेशन होगा, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप जानते ही हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर फोर्स जोड़ना हो तो कितना हो जाएगा? F1 F2 F3 डॉट 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 कहाँ तक चलेगा? ये प्रोसेस Fn तक चलेगा, यही प्रोसेस है। अब इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है, किसी पे 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन को सबको एक पॉइंट पे कितना होगा ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्क्रीट चार्ज में। तो हमको लगभग में समझ में आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं यूनिफॉर्म। भाई इसका क्या एप्लीकेशन होगा? तो बच्चे इसका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपको समझना है 2 तरीके से। एक तरीके से, हाँ 2 तरीके से नहीं 3 तरीके से। इसका जो एप्लीकेशन है ये 3 तरीकों में। पहला पॉइंट बता रहा है V वाला, दूसरा बता रहा है S वाला और तीसरा बता रहा है L वाला। हमने शॉर्टकट में इसलिए ले लिया है ताकि तुम्हें याद नहीं करना पड़े, तुम्हें ऐसे ही नोट ऑटोमेटिक ही याद हो जाए। अब जरा सोचो, V का मतलब याद रखना है, V का मतलब वॉल्यूम, S का मतलब याद रखना है सरफेस और L का मतलब लेंथ, मतलब लीनियर वाला। इसका मतलब ये हो गया। इसका नाम अगर देखा जाए तो हो जाएगा तुम्हारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान समझ में आई बात। और यहाँ पे हो जाएगा आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? क्या नाम हो जाएगा बच्चा लोग? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे हो जाएगा बाबू लीनियर चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन। आप ध्यान से देखेंगे, हमने क्या कहा? V टेंड्स टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, S टेंड्स टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड L टेंड्स टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसका मतलब एग्जाम्पल हो गया बच्चे लोग? ये एप्लीकेशन किसका हो गया बच्चे लोग? तो इसका हो गया, कंटिन्यूअस का हो गया। तो कंटिन्यूअस का हो गया ये। अगर हम इसको लगभग में हम अगर समराइज कर दें तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुए दादाजी का जो बेटा हुआ वो 2 गो, एक हुआ तुम्हारा डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा हो गया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो एप्लीकेशन हुआ वो हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक उसी तरीके से कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो एप्लीकेशन हो गया वो हो गया आपका VSL, मतलब वॉल्यूम, सरफेस, लीनियर, सारा हो गया। और आगे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गई बात? चलो तो बच्चों हम क्या कर लेते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो लास्ट टॉपिक जो मैंने उधर लिखा था याद करिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके का होगा। एक होगा वॉल्यूम, एक होगा सरफेस, तीसरा होगा लीनियर। इसके बारे में हम लोग हेडिंग डालते हैं, यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा पॉइंट क्या था आपके पास? मतलब हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा आपके पास? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका एक और नाम कह सकते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम हम कह सकते हैं जिसका नाम होगा डेंसिटी। मैं बार बार आपको इसलिए याद दिला देता हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। तो बात रही कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहिए या कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी कहिए, एक ही नाम है। समझ में आ रही है बात? चलो आगे देखिए। डेंसिटी या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक ही नाम है। अब इससे देखिए फिर से एक बार, कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन एक ही नाम है।
और इससे आगे बढ़ें तो हम ये कह सकते हैं इसका जो पैमाना बनाया गया वो 3 तरीके से बनाया गया। पहला मैंने कहा था V वाला, दूसरा बोला था S वाला, और तीसरा वाला था बोला था मैंने L वाला। V का मतलब मैंने कहा था वॉल्यूम, चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो या डेंसिटी भी कह सकते हो। हम इसको डेंसिटी ही ले रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहिए या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहिए। दूसरा पॉइंट आ रहा है सरफेस, तो सरफेस में क्या कहेंगे हम लोग, SURFACE, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका नाम हो जाएगा लीनियर वाला, तो क्या हो जाएगा आप लोग, लीनियर चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों डेंसिटी। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रो से, हम लोग कह सकते हैं इसको रो से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिग्मा से। सिग्मा मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं ना, तो इस तरह से लिख दीजिए सिग्मा, छठा नंबर जैसे 6 लिखते हैं ना, उसी तरह से ये पढ़ा जाता है सिग्मा। और इसको पढ़ा जाता है हम लोग, पढ़ते हैं हम लोग लैम्डा, और ऐसे आई थिंक ये पहले से भी जानते होंगे लैम्डा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं हम लोग रो से। रो का मतलब समझ में आ रहा है, इसका मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब हो रहा है RHO, इसको पढ़ते हैं रो। अगर देखा जाए तो लग रहा है रहो, है ना, घर में ही रहो, सुरक्षित रहो, कोविड-19 है तो रहो, लिखने के लिए रहो, लेकिन पढ़ने के लिए H साइलेंट है तो रो। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे लोग, सिग्मा, सिग्मा, समझ में बात। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैम्डा, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं यहाँ पे लैम्डा। तो हम लोग इसको ऐसे पढ़ा करेंगे, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग पढ़ेंगे रो से, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा से, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को पढ़ेंगे हम लोग लैम्डा से। इज इट क्लियर? ठीक है सर। अब बात रही कि सब जब इसकी चर्चा होने लगेगी तब इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। ध्यान से देखना है, मुझे एक बात बताइए, देखिए ये नाम है डेंसिटी, तो अगर आप सही देखें तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरे अनुसार, हमने तुम्हें समझाने के लिए ट्रिक बता रहा मैं तुझे। देखो ये डेंसिटी है, ये चार्ज है, ये वॉल्यूम है। अगर हम अपने सही मायने में देखें तो सर 1 2 और 3, ये 3 शब्द से मिलके बना हुआ है कि नहीं। ठीक से देखिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 3 गो शब्द है, तो ऐसे मान लीजिए ये डेंसिटी, और डेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन हो गया रो। तो बचा तुम्हारे पास कितना, अब बच रहा है तुम्हारे पास चार्ज और दूसरा वॉल्यूम। तो तुम सिंपल सा फंडा कि तुम्हारे पास बच रहा है सर अब चार्ज और बट्टा में वॉल्यूम। कितना ईजिली तरीके से ये फॉर्मूला समझ में आ गया, समझ में आई बात। अब थोड़ा देर रुक करके तुम खुद सोचना कि इसका क्या कर सकते हैं। फिर से वही बात, सर इसके पास कितने सारे पॉइंट हैं, जिस तरह ऊपर में 3 पॉइंट था उसी तरह नीचे भी 3 पॉइंट है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट डेंसिटी, उसको हमने सिग्मा से लिख दिया। अगला पॉइंट है चार्ज, तो चार्ज को हम लोग क्या चीज़ से लिख सकते हैं, हम लोग क्यू से। अगले में क्या आ रहा है, सरफेस, तो सरफेस का मतलब क्या हुआ, ये सतह, ये व्हाइट बोर्ड का सतह, तो सतह मतलब एरिया, तो सरफेस एरिया को ए से लिख दीजिए। कोई किताब इसे Q/S भी लिखता है, तो घबराना नहीं है, S टेंड्स टू सरफेस एरिया और ए मतलब भी एरिया ही, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसका एक अलग से एक फॉर्मूला बना दिया। समझ में आ रही है बात? ओके भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लैम्डा का फॉर्मूला, फिर उसी तरह 1 2 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट की डेंसिटी, डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। नाउ चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, और लास्ट में लीनियर, लीनियर मतलब लेंथ, तो लेंथ का मतलब एल। आप समझ पा रहे हैं? और एक बात और ध्यान देना है, लेंथ का मतलब यहाँ पे मैंने एल ले रखा है। क्या ले रखा है? एल। तो लेंथ मतलब याद रखना है 1 डायमेंशनल। अगर वो सिंपल ब्रेथ हो जाए, सिंपल विड्थ हो जाए, सिंपल हाइट हो जाए, तो वहाँ पे लैम्डा बाय बी हो जाएगा, लैम्डा बाय एच हो जाएगा, लैम्डा बाय डी डिस्टेंस हो जाएगा। ये भी हम कर सकते हैं। हर समय यही नहीं याद रखना है कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो एल ही होगा, 1 डायमेंशनल का कुछ भी हो सकता है। समझ में वाली बात? चलो, अब बात यहाँ पे पॉइंट क्लियर हुआ। इससे हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम तुम्हें ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये चार्ज हो रहा है
पूरा सरफेस के लिए, और वॉल्यूम भी हो रहा है पूरा वॉल्यूम के लिए। तो इसको अगर हम छोटा चार्ज के लिए कह दें तो छोटा चार्ज के लिए सर हो जाएगा dq, और छोटा वॉल्यूम के लिए हो जाएगा तो dv। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। सिमिलरली इसका बताइए तो सर हो जाएगा dq, और एरिया है तो dA या ds, जैसा मानना है dA या ds। इसको अब क्या कर सकते हैं सर जी, यहाँ पे हो जाएगा dq और L के जगह पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा सर dL हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली हो जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग इस फॉर्मूला से आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ से क्या हम लोग Q नहीं निकाल सकते हैं सर। तो Q बराबर क्या हो जाएगा सर, रो इंटू में भी, तो लिख लीजिए यहाँ से हम लिख सकते हैं सर Q बराबर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा रो इंटू में भी। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू ले लें तो क्या हो जाएगा, रो इंटू में भी। तो यहाँ वैल्यू समझ में आ रही है। जब यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा तो आगे हम ये भी कह सकते हैं, तो यहाँ से dq की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हैं, जब q बराबर इतना तो आप dq बराबर क्या लिख सकते हो सर, dq बराबर हो सकता है रो तो रो ही रहेगा और v की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dv। हम ये भी कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अब बात रही इसको फाइनलाइज करने का, तो इसको हम क्या करेंगे, Q बराबर, यहाँ पे देखिए Q बराबर सिग्मा इंटू में A, तो ज़्यादा समय नहीं लेकर के सिग्मा इंटू में A लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग यही देख पा रहे थे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का ये फार्मूला होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का ये फार्मूला होता है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का ये फार्मूला होता है। अब बात रही कि भाई इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब जब आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी की फार्मूला लिख डाला तो इसके करस्पॉन्ड जिस तरह ये था उस तरह ये भी लिख दिया। उसी तरह dq के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पे सर हो जाएगा आपका कि dq बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू में dA। ये फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आप कर सकते हैं कि Q बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू में L। जल्दी से लिखो, Q बराबर लेमडा इंटू में L हो जाएगा ना। और dq बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू में dL। dq बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू में dL। समझ में आ रही बात? तो ठीक है भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है। ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ रही है, वहाँ तक हम समझ में आ गया। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये तीन फार्मूला जो होता है इसका मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो वॉल्यूम हमारा किस तरह से बनेगा, ये जो फार्मूला बनेगा तो कोई इस शेप का ले लिया जाए। अगर कोई क्यूबिकल है, अगर नहीं भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से कोई क्यूबिकल है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक से बना नहीं। तो ये बना आपका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम आपको पता है LBH। अगर क्यूब है तो L क्यूब, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V बन के तैयार हो जाएगा L क्यूब। है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल सर। और इस पे चार्ज कितना ओवर देयर, चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पे जितना चाहो उतना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इसके सरफेस पे, इसके वॉल्यूम पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, उसका नाम मैंने माना Q। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो बराबर कितना हो जाएगा, Q बाई V। अगर इसमें से छोटा सेक्शन काट लें, ये वाला सेक्शन अगर मैं काट के निकाल लूँ, ये वाला सेक्शन काट के निकालूँ, ये वाला काट के निकालूँ, तब उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ये बराबर कितना हो जाएगा, dq अपॉन में dv। ये वही चीज़ है। समझ में आ रही बात? तो इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के टर्म में बताया। अगर इसके जगह पे अगर हम सरफेस की बात कर लें, ये हमारा मैंने किसके लिए बताया, वॉल्यूम के लिए बताया। सरफेस की बात कर लें तो सरफेस एरिया में को ये मान लो, इसका एरिया हो जाएगा तुम्हारा ये L इंटू में B, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L स्क्वायर मान सकता हूँ। और इसका जो इस पे जो चार्ज प्लेस्ड होगा, वो Q मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। क्या मान लेता हूँ, ये ऊपर में चार्ज Q है, मैंने मान लिया है Q। तो यहाँ से हमारा सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा सर, चार्ज बटा में सरफेस एरिया। अब इस सरफेस एरिया में से छोटा सा एरिया मैं कट कर लूँ, ये छोटा सा एरिया कट कर लूँ, ये वाला एरिया कट कर लूँ, तब वहाँ से सिग्मा बराबर हो जाएगा dq अपॉन में dA। समझ में आ रही बात? तीसरा और अंतिम फाइनलाइज करें कि अगर ये कोई लेंथ है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला
ये अगर कोई ये अगर कोई लेंथ है, इसका टोटल लेंथ अगर L है और इस पे चार्ज जो प्लेस्ड है, इस पे जो चार्ज प्लेस्ड है, लेंथ इसकी मैंने माना है L और इस पे जो चार्ज प्लेस्ड है वो मैंने माना है Q, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा वो Q बटा में L हो जाएगा। और जो अगर आप सही मायने में देखें तो वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बच्चे लोग, dQ बटा में dL। समझ में आ रही बात। ये तीन चीज़ें जो बन के तैयार हुई वो किसके बारे में तैयार हो गई, ये VSL के बारे में। अगर आप सही मायने में देखें तो इसका ऐसा यूनिट की बात करें तो चार्ज का हो जाएगा आपका कूलम्ब और नीचे में क्या हो जाएगा V का मतलब मीटर क्यूब, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई LBH मीटर, तो इसका वैल्यू कितना हो C⁻³ इसका कितना हो जाएगा बच्चे लोग, कूलम और बट्टा में मीटर स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं कूलम मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं पढ़ लेना। इसका जो हो जाएगा कूलम और नीचे में मीटर, इसको क्या कर लेंगे कूलम पर मीटर, इसको भी सेंटीमीटर मत पढ़ लेना, इसको भी, ये कूलम पर मीटर है। तो ये सब जितने सारे चीज़ें हुई ना वही कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आई थिंक अब कुछ नहीं बात बाकी रहा। अब टोटल कहानी को हम समराइज कर लें। क्या कहा हमने, टोटल कहानी को समराइज कर ले तो एक कहानी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। वो कहानी क्या है कि मान लीजिए कोई टीचर हैं, उनके पास 100 स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट है, 100, ठीक है। अब 100 स्टूडेंट में उनके पास 20 बेंच है। क्या मैंने कहा बच्चे, 100 स्टूडेंट में 20 बेंच है। तो मुझे एक बात क्लियरिफाई करके बताओ, मैंने कितना बोला कि कोई टीचर हैं, कोई स्टार टीचर हैं, मान लीजिए कोई बड़े टीचर हैं, मान लीजिए स्टार टीचर हैं, ठीक है। उनके पास टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट कितना है, पर बैच की बात कर रहा हूँ 100, और टोटल बेंच कितना मैंने कहा, टोटल बेंच कितना है मैंने कहा वो टोटल है 20। तो आप ये काउंट कर सकते हो बाय डिवाइड करके, मतलब 5 स्टूडेंट पर बेंच हो जाएगा। तो वो ये कहेंगे बाहर निकल करके अपने बैच से कि हम अपने बैच में एक बेंच पर 5 विद्यार्थी को बैठाते हैं, 5 स्टूडेंट को बैठाते हैं। क्लियर है, ठीक। अब दूसरी बात हुई क्या, कोई नया टीचर मान लो 1 महीना से पढ़ा रहे हैं, उनके पास टोटल स्टूडेंट ही है 5। तो वो जब बैच पढ़ाने के लिए आते हैं तो उनके बैच में एक ही बेंच है और वो पांचों का पांचों उसी बेंच पे बैठता है। तो हम नया टीचर की बात कर लें तो जो न्यू टीचर हैं उसको ध्यान सुनना, जो न्यू टीचर हैं उनके पास टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट कितना है, मैंने कहा 5 स्टूडेंट है, और टोटल बेंच कितना है, टोटल बेंच कितना है आपके पास, एक ही बेंच है। तो हो कितना हो जाएगा, बट्टे कर लो, कितना हो जाएगा 5 स्टूडेंट पर बेंच। तो ध्यान से देखोगे तो ये जो स्टार टीचर थे ये कह रहे थे कि 5 स्टूडेंट पर बेंच है मेरा, तो ये क्या कहेंगे, हम भी तो उतना ही है ना। कुछ समझ में आ रहा है। अगर मैंने कहा ये बड़े टीचर हैं, 100 का इनका बैच चलता है, उनके पास 20 बेंच हैं, तो पर बेंच आ रहा है 5 स्टूडेंट, तो ये भी वही कह रहे हैं पर बेंच 5 स्टूडेंट है मेरे पास। तो दोनों को अगर सही मायने में देखें, सही तरीके देखें, तो दोनों का रेट जो हो रहा है, रेट पर बेंच, ये रेट जो हो रहा है, रेट पर बेंच स्टूडेंट 5 ही है, इनका भी पर बेंच 5 ही स्टूडेंट है। तो दोनों का वैल्यू बराबर हुआ ना कि नहीं हुआ, हुआ सर। अब ये बात समझ में आ गई। ये बात भी नहीं समझ में आ रही है तो आप थोड़ा देर के लिए ऐसे समझिए कि एक दुकानदार है जो मान लेते हैं चावल जो है वो बेच रहा है होलसेलर रेट में, होलसेलर है वो, उसके पास क्विंटल का क्विंटल अनाज पड़ा हुआ है और उसने चावल बेचना चाहा नहीं, वो बेचता ही है। वो मान लेते हैं कि वो 6,000 रुपये पर क्विंटल, तो 100 से डिवाइड कर दो, मतलब 60 रुपये पर केजी पड़ा। तो मतलब होलसेल रेट उनका ये चल रहा है। मार्केट में आएगा 1 क्विंटल 10 क्विंटल से नीचे नहीं बेचते, लेकिन वो गरीब आदमी के लिए भी एक स्टॉल रखे हुए हैं
बड़ा नया पैकेट खोलते हैं और वो कहते हैं कि जो होलसेल रेट पे चल रहा है, गरीब बंदा भी आप 60 रुपये केजी खरीद सकते हैं। तो ज़रा सोचो, बड़े पैमाने पर वो कैसे बेच रहे हैं? बड़े पैमाने पर बेच रहे हैं 60 रुपये पर केजी और खुला भी बेच रहे हैं 60 रुपये पर केजी। तो बड़ा पैमाना जो हुआ वही चीज़ सिखाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बड़ा पैमाना जो है 100 स्टूडेंट 20 बेंच, तो अगर उसको कम कर दिया जाए तो 5 स्टूडेंट पर बेंच, यहाँ पर भी 5 स्टूडेंट पर बेंच, यहाँ भी रेट तो तुम्हारा सेम ही आ रहा है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे मैंने फॉर्मूला बनाया, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये Q/V, इसका जो रेट है वही हमारा डेंसिटी ही दे रहा है, रो ही दे रहा है, और यहाँ dQ/dV वो भी हमारा यही दे रहा है, मतलब वैल्यू बराबर है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा है, बड़ा ज़्यादा स्टूडेंट ज़्यादा बेंच, रिजल्ट हमारा बराबर, कम स्टूडेंट कम बेंच, रिजल्ट हमारा बराबर। दोनों सेम ही दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पहले ये बताओ, समझ में आ रही है बात? क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए 100 स्टूडेंट 100 गो है, यहाँ पे स्टूडेंट कितना है? 5 गो है। कौन बड़ा होगा? ज़्यादा है। इनके पास बेंच देखो कितना है, 20 गो। इनके पास कितना बेंच है? एक ही बेंच है, लेकिन दोनों का रिजल्ट देखो सेम है। यही कहानी यहाँ पर भी आ रहा है। गौर से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? Q का मतलब क्या हो रहा है? ये जो हम जो ले रहे हैं ना बच्चों, ये होता है लार्ज स्केल के लिए हो रहा है, और ये जो होता है वो स्मॉल स्केल के लिए हो रहा है। इस लार्ज स्मॉल कहने का खेल यही है। ये बड़ा पैमाने के लिए भी रेट वही है और छोटा पैमाने के लिए भी रेट यही है। ठीक उसी तरह से जो एग्जाम्पल मैंने बताया कि अगर क्विंटल के हिसाब से लीजिए तो भी रेट वही है। अब वही बंदा था जो गरीब आदमियों के लिए क्या करता था कि वो रेट जो है अभी भी वो क्या कर दिया, रेट अभी भी बराबर 60 पर केजी है। तो ये आपको चलना, ये यही नहीं होता, आप इसमें चल के देखिए, यहाँ पर भी Q/A तो dQ/dA रेट हमारा वही है। यहाँ पर भी चलिए Q/L और dQ/dL हमारा रेट हमारा वही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ये नहीं कहता, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज कह रहा है अगर टोटल चार्ज बट्टा में टोटल वॉल्यूम, या टोटल चार्ज बट्टा में टोटल एरिया, या टोटल चार्ज बट्टा में टोटल लेंथ, उसका जो वैल्यू होगा वही होगा जो DQ के लिए होगा, DQ के लिए होगा, DQ के लिए होगा। समझ में आ रही बात? तो ये कहानी जो बन के तैयार हुआ आपका, ये बन के तैयार हो रहा है आपको किसके लिए बन के तैयार हो रहा है? वो डेंसिटी ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए बन के तैयार हो रहा है। तो आई थिंक इस वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मैंने पूरा खुल के बताया है, मैंने लिखाया कुछ नहीं है। इजीली तरीके से लिख लोगे। कैसे लिखोगे? और जब इसकी बात आएगी तो क्या कहेंगे? टोटल चार्ज बटा में टोटल वॉल्यूम, इसके लिए टोटल चार्ज बटा में टोटल सरफेस एरिया, टोटल चार्ज बटा में टोटल लेंथ। इसी को तो हम लोग कहते हैं, इसका डेफिनेशन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन लिख करके टाइम बर्बाद करने से बेटर है, जो मेरा टारगेट था समझाना वो मैंने समझा दिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस समझ में आया। मैं पूरा कहानी को समराइज कर देता हूँ, जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। याद करिए, मैंने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, क्या कहा था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस दो तरीके का होता है। एक होता है तुम्हारा कौन सा? कंटिन्यूअस, और एक होता है डिसकंटिन्यूअस। मतलब कंटिन्यूअस का मतलब हो गया था तुम्हारा यूनिफॉर्म, कंटिन्यूअस का मतलब यूनिफॉर्म, और इस डिसकंटिन्यूअस का मतलब डिस्क्रीट बोले थे, जो अलग अलग होता था। याद है? हाँ, इसका एप्लीकेशन बन के तैयार होता प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। डिस्क्रीट का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेशन था, और इसका एप्लीकेशन था VSL, वॉल्यूम, सरफेस और लीनियर। यही पूरा कहानी बन के तैयार हुआ, जिसका नाम है चार्जेस डेंसिटी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आई थिंक इस वीडियो हम इतना ही रख रहे हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करो, हम जल्द ही अपलोड करेंगे।